उपन्यास की भूमिका के उपरांत हमने आपको प्रारंभिक 3 अध्यायों पुश्तैनी हवेली, फार्म हाउस और सदगुरु से अवगत कराया। प्रारंभिक 2 वीडियोज़ आप देख सकते हैं। पहला भूमिका से संबंधित है और दूसरे में हम प्रथम पुरुष प्रियवर की जुबानी कथा को विस्तार दे रहे हैं। उपन्यास अपने रहस्य और रोमांच की तरफ गतिमान है। आप पुश्तैनी हवेली और फार्म हाउस के बाद सदगुरु का पारायण करने के उपरांत अब इस वीडियो में चौथे सोपान अभय तेजो चक्र का आमंत्रण से अवगत हो जाइए। प्रथम पुरुष में प्रियवर कहते हैं कि मैं 10 दिन पहले बिजनेस के सिलसिले में पुणे गया था। वहाँ से मुंबई लौटते ही मैंने परिवार वालों को लगभग चौंकाते हुए गांव में ही लंबे समय तक रहने की अपनी हार्दिक इच्छा जाहिर कर दी। माता पिता और बड़े भाई भाभी ने हड़बड़ा कर पूछा, प्रियवर तुम तो वैसे ही साल 2 साल में कुछ दिनों के लिए गांव जाते रहते हो, फिर इस बार ये अचानक लंबे समय तक गांव में ही रहने का ख्याल कैसे आ गया, वह भी यहाँ जमा जमाया कामकाज छोड़कर। प्रियवर ने ठंडी सांस भरकर कहा, आदरणीय पिताजी, माताजी और बड़े भाई भाभी, वहां अपने गांव में परम श्रद्धेय सदगुरु जी का आश्रम भी तो है। मुझे पूना प्रवास के दौरान सोते जागते बार बार उनकी रहस्यमय झलक मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे बुला रहे हैं, शिद्दत से याद कर रहे हैं। उनका दिल मुझसे मिलने को मचल रहा है। वैसे सच कहूं तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। लिहाजा इस बार उनकी तब तक सेवा करने का बड़ा मन कर रहा है जब तक कि वे खुद आदेश नहीं दे देते कि जाओ प्रियवर, अब शहर लौट जाओ, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए बच्चा। मेरी ये बात सुनकर सब एक साथ हंस पड़े। पीछे से छोटी बहन राजनंदिनी सदगुरु की एक्टिंग करते हुए बच्चा बच्चा करके चिढ़ाने लगी। राजनंदिनी मुझे हमेशा से अपनी उंगली पर तितली के रंग जैसी भांति आई है। मैंने उसे हमेशा अपनी रोटी पर नमक जैसा महसूस किया है, इसलिए नटखट छुटकी बहन के साथ मैं भी हंसने हंसाने में जुट गया। प्रियवर ने बड़ी ही आत्मीयता से इस कथानक में अपनी बहन के प्रति अपने स्नेह को वर्णित किया है। बहरहाल जब हम सब हंसी मजाक में लगे थे, तभी अचानक पिताजी ने अपने हाथों से अखबार सेंटर टेबल पर रखते हुए चश्मा उतारकर गंभीर मुद्रा व संयत स्वर में कहा, प्रियवर, सदगुरु की मर्जी हम सबकी मर्जी। यकीनन उनके रूप में ध्रुव अटल शाश्वत दैवीय ज्योति ही तुम पर बचपन से निरंतर अनुग्रह करती चली आ रही है। उनका अभय तेजो चक्र तुम्हें अपने आवृत में लेकर बुला रहा है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। तुम खुशी खुशी गांव जाने की तैयारी करो। तुम उनके बताए अनुसार ध्यान के लिए श्रम करो, इससे मन की सारी समस्याएं त्रोहित हो जाएंगी। असल में मन ही समस्या है, माइंड इज द प्रॉब्लम। इसके अलावा शेष सारी समस्याएं तो मन की प्रतिध्वनियां मात्र हैं। एक एक समस्या से अलग अलग लड़ने से कुछ भी न होगा। प्रतिध्वनियों से संघर्ष व्यर्थ है, पराजय के अतिरिक्त उसका और कोई परिणाम नहीं है। शाखाओं को मत काटो, क्योंकि एक शाखा की जगह है पर 4 नई शाखाएं पैदा हो जाएंगी। शाखाओं के काटने पर वृक्ष और बढ़ता है और समस्याएं शाखाएं हैं। काटना ही है तो जड़ को काटो, क्योंकि जड़ कटने से शाखाएं अपने आप ही विदा हो जाती हैं। और मन है जड़, इस जड़ का काट ध्यान से है। मन है समस्या, ध्यान है समाधान। मन में समाधान नहीं है, ध्यान में समस्या नहीं है। यह गंभीर विवेचन सुनते ही समय राजनंदिनी सहित सभी की हंसी मजाक का दौर झटके के साथ थम गया। एकदम सन्नाटा सा खिंच गया। वहीं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़कर उनके गले लग गया। मुझे गर्व हुआ कि मैं ऐसे महान पिता का पुत्र हूं। परिवार के अन्य सदस्यों के हाथों से अब मुझे गांव जाने से रोकने का चांस निकल गया था, क्योंकि पूजनीय पिता श्री मनहर त्रिपाठी जी ने परमिशन जो दे दी थी। अब वे घर के बिग बॉस जो ठहरे, और वो कहते हैं ना कि बिग बॉस इज ऑलवेज राइट। मुझे इस तरह उछलता देख सोफे पर बैठी ममतामयी मां श्रीमती रत्न देवी त्रिपाठी भीनी भीनी मुस्कान के साथ
चिंतातुर होकर मेरी तरफ निहारने लगी। मैंने नजदीक जाकर उनकी गोद पर सिर रख दिया तो वे छोटे बच्चे की तरह मुझे लाड़ दुलार करने लगी। मैंने कहा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूं। ऐसा सुनकर माँ ने कहा, मेरे लाल तू कितना भी बड़ा क्यों ना हो जा, मेरे लिए तो मेरा राजा मुन्ना ही रहेगा। तभी मैंने छुटपन वाले प्रीवर जैसे भोलेपन से सवाल किया, अच्छा माँ ये तो बताओ कि आकाश कितना बड़ा है। यह सुनकर माँ ने हंसते हुए कहा, नटखट बचपन से ही यही सवाल 1000 बार पूछ चुका है, लेकिन मैं हर बार बस एक ही जवाब देते देते थकी नहीं हूं कि सो जा मेरे लल्ला, ये विशाल आकाश तेरी माँ की गोद से छोटा है। ममता मूर्ति माँ के स्नेह स्पर्श से मुझे सचमुच कुछ देर के लिए बचपन जैसी नींद आ गई। इससे पहले मुझे अपनी माँ के प्रति असीम गर्व की अनुभूति हुई। मित्रों, अभय तेजोमय चक्र का आमंत्रण शीर्षक सोपान के बाद आज हम लगे हाथ अगले अध्याय में 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भावी देवर और अनुपम क्षमा। दोपहर में भाभी श्रीमती मनोरमा शर्मा त्रिपाठी ने चुटकी लेते हुए कहा, सदगुरु के प्यारे बच्चा प्रीवर, अब तुम बच्चा नहीं रहे, बड़े हो गए हो। अब तुम्हारी धींगा मस्ती का समय गया, अब तो शादी करके घर बसाने का समय आ गया है। यदि कोई स्कूल कॉलेज आसपास या दूर दराज की सुंदरी पसंद आ गई हो तो हमें बता दो, नहीं तो हम सब मिलकर अपनी बहुरिया की तलाश शुरू कर देंगे। देवर जी ये तो ठीक से समझ ही लो कि अब मुझे गर्विता जेठानी कहलाने के लिए देवरानी चाहिए ही चाहिए। अरे भाई, ऑर्डर चलाने के लिए कोई जूनियर तो होनी ही चाहिए, वरना तुम्हारी माता रानी यानी अपनी सासू माँ के ऑर्डर बजाते बजाते मेरा तो बुढ़ापा ही आ जाएगा। इसलिए लिटिल मास्टर अपनी मास्टरनी का इंतजाम फटाफट कीजिए। हंसी खुशी का माहौल बन गया। मैंने कहा, अपने बड़े बड़े काले नेत्रों में अनुपम मोहनी शक्ति धारण करने वाली मेरी प्यारी आदरणीय मनोरमा भाभी जी, अपने बच्चे जैसे मासूम देवर के कान खींचना कोई आपसे सीखे। वैसे सच कहूं तो बचपन से लेकर अब तक मुझे कोई लड़की आकर्षित कर ही नहीं पाई। मेरे ख्यालों की मलिका अभी कहीं नजर ही नहीं आई, लेकिन जैसे ही कोई लड़की मुझे पसंद आएगी मैं बिना देर किए इजहार मोहब्बत कर दूंगा, फिर आपकी गर्विता जेठानी बनने की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। वैसे आपको याद है ना कैसे आपकी छोटी नटखट बहन क्षमा शर्मा ने नादानी के चलते मुझ पर डोरे डालने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने रक्षाबंधन में उसके सामने कलाई आगे करके उसके गुलाबी डोरे की काट रेशमी राखी बंधवा कर निकाल ली तो कैसे शर्म से लाल पीली हो गई थी। भाभी जोर से हंस पड़ी। भाभी मनोरमा ने हंसते हुए कहा, हाँ देवर जी, आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया था। हम दोनों बहनें एक ही ससुराल में जेठानी देवरानी बनकर रहने के सुख से वंचित रह गईं। सारी प्लानिंग चौपट हो गई। हालांकि खुशी इस बात की है कि तुमने भाई बहन का ऐसा रिश्ता जोड़ा कि क्षमा अपने भटकाव के लिए क्षमा प्रार्थी होकर तुम्हारी आज्ञाकारी बहन बन गई। उसने तुम्हारे दोस्त अनुपम से विवाह करने की हामी भर दी। भाभी ने याद करते हुए कहा, प्रियवर, तुमने कितना प्यारा मैसेज करके क्षमा को समझाया था। वो मैसेज मुझे पूरा याद है। तुमने लिखा था कि महज खोखले शब्द किसी काम के नहीं है, इसलिए मात्र शब्दों से तृप्त हो जाना सही नहीं। स्मरण रखना चाहिए कि इश्क शब्द मात्र नहीं है, दरअसल शब्द बड़ी भ्रांति पैदा करवा देते हैं। हम शब्दों में जीते हैं। मनुष्यता की सबसे बड़ी खोज शब्द है, भाषा है, और चूंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज भाषा है, इसलिए मनुष्य भाषा में जीता है। प्रेम पूर्वक बातचीत करते करते यह बात विस्मृत सी हो जाती है कि वास्तव में अभी इश्क हुआ ही नहीं। बात करते करते भरोसा आने लगता है। बहुत बार दोहरा लिए जाने के कारण आत्मसम्मोहन हो जाता है, लेकिन यह कोरा भ्रम है, भटकाव है, बाहरी आकर्षण मात्र है। दरअसल इश्क तो कुछ और ही बात है। क्षमा, मैंने तुमसे प्रेम से बातें की, इनका मतलब तुमने इश्क से लगाने की बड़ी भारी भूल कर ली है। प्रेम व्यापक अवधारणा है जिसका महज एक अंग है इश्क। वह इश्क तुमसे अनुपम करता है। एक बार उसकी आंखों की ओर देखकर तो देखो, हर कोर इश्किया नजर आएगा। फिर दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई महसूस होगी। यही होगा दो आत्माओं का मिलन, इश्क वाला लब। भाभी ने इतना सुनाकर मेरे मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर मुझे आशीषा। मैंने कहा, हाँ भाभी, अनुपम ने क्षमा
को जब पहली बार तुम्हारी और स्वयंवर भैया की शादी में शरारतें करते देखा था, वो तभी से उसका दीवाना बन गया था, जबकि तुम्हारी छुटकी क्षमा का सारा ध्यान बस मेरी तरफ लगा रहता था। उसने अनुपम की तरफ एक बार भी प्यार से देखा तक नहीं। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये तो लव ट्रायंगल बन रहा है। अनुपम क्षमा के प्यार में डूबा है और क्षमा मुझ प्रियवर के प्यार में पागल हुई जा रही है, जबकि मेरा इन दोनों के बीच में जबरन सैंडविच जैसा हाल हुआ जा रहा था। इसीलिए मैंने अनुपम का साथ दिया, सच्चे प्यार की ताकत बढ़ाई और क्षमा को मोटिवेट करके अनुपम की तरफ मोड़ दिया। बाद में क्षमा ने धन्यवाद की बौछार करते हुए कहा, प्रियवर भाई, यदि तुमने मुझे वक्त पर सही रास्ता न दिखाया होता तो एक प्यार भरा दिल मेरी वजह से टूट जाता। अनुपम ही मेरा प्रियवर था और मैं नाम के चक्कर में आपको प्रियवर समझने की गलती कर बैठी थी। मुझे बड़ी देर से पता चला कि इश्क तो अब्र और एक अनवरत धुन का नाम है। वह धुन अनुपम के सीने में बज रही थी। जब वो मुझसे कुछ कहते कहते रह जाता था, तब मैं समझ नहीं पाई कि असल में वह इज़हारे मोहब्बत करना चाहता है। मैं समझ ही नहीं पाई कि इश्क दो अल्फाजों के बीच की खाली जगह पर खामोशी बनकर धड़कता है। मैंने भी उसकी हंसी में साथ दिया। वह जोर से हंस रही थी और फिर संजीदा लहजे में कहा, स्वीट सिस क्षमा, ये पूरी कहकशां धरती के गुरुत्वाकर्षण और स्त्री पुरुष के बीच आपसी प्रेम खिंचाव पर ही तो टिकी है। तुम और अनुपम इसी खिंचाव की बदौलत एक हो गए। अब मेरी बारी है। मुझे जैसे ही अपनी धरती मिलेगी, मेरा आकाश बादल बनकर उस पर बरस जाएगा। हंसी ठिठोली का दौर चल पड़ा। क्षमा ने उछलकर कहा था, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। भाभी ने कहा, प्रियवर, राजनंदिनी की तरह तुमने क्षमा को बहन का सम्मानजनक स्थान दिया है। क्षमा की शुभकामना तुम्हें जरूर लगेगी। मुझे यकीन है कि जल्द ही तुम्हें महान त्याग और दान के बदले वरदान मिलेगा। सचमुच यदि तुम इतने समझदार न होते तो मेरी खूबसूरत नादान छुटकी क्षमा के प्रति अपने प्रति एक तरफा आकर्षण के चक्कर में अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी खराब कर लेते। लेकिन तुमने संवेदनशीलता से अपने दोस्त अनुपम के क्षमा के प्रति सच्चे प्रेमाकर्षण को समय रहते पकड़ लिया और क्षमा को उसके सर्वथा योग्य प्रेम का दान कर दिया। यह एक बड़े दिलवाले का ही काम हो सकता है। मुझे तुम पर गर्व है देवर जी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तुम विचार प्रधान के साथ साथ भाव प्रधान भी हो, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट के साथ साथ अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट भी हो। ज्ञान और प्रेम दोनों तुम में समाये हुए हैं। तुम ज्ञान के लिए ध्यान की नाव पर सवार हो। यह सदगुरु की परम कृपा है। बड़ी भाभी होने के नाते मेरी सलाह है कि अब तुम प्रेम के लिए प्रार्थना की नाव भी पकड़ लो। इससे तुम्हारे जीवन में हम सफर की कमी पूरी हो जाएगी। फिर तुम दोनों हम सफर मेरे हम सफर गीत गाते गुनगुनाते चलते चले जाना। अनंत पथ पर मेरी ओर से प्रेम आशीर्वाद। मैंने कहा, मनोरमा भाभी, आप मेरे घर का गौरव हो। मुझे आप जैसी भाभी मिली है मेरा सौभाग्य है। भाभी ने हंसकर कहा, वाह देवर जी, तुम मुझे यूं ही मीर कहते रहो और मैं तुम्हें गालिब कहती रहूंगी। हंसी ठहाके गूंज पड़े। मैंने साथ देते हुए कहा, और भाभी जी, आप मुझे निराला कहो और मैं आपको नीरज कहूंगा। हंसी ठहाके गूंज पड़े। इन 2 अध्यायों के बाद अगले वीडियो में हम आपको शहर से गांव की ओर ले चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।